Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. And thanks once again for the amazing response on the para summary one shot. I hope you are learning a lot and you are implementing those little strategies every time you practice. तो देखिए कभी भी हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एक्सेल करना है तो सबसे पहले हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत सॉर्टेड होनी ज़रूरी है. हमें सारी स्ट्रैटेजीज पता होना ज़रूरी है. एक बार अगर आपकी स्ट्रैटेजी सॉर्ट हो गई तो कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप स्ट्रैटेजी को अब्जॉर्ब कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, अप्लाई करके देख सके, वो छोटे मोटे नुआंसेस पे ध्यान दे सके और उसके बाद आप कोशिश करिए एक्यूरेसी को अचीव करने की. एक बार आपकी एक्यूरेसी आने लग गई उसके बाद टाइम फिर अपने आप मैनेज हो जाता है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाता है. अब अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि स्टूडेंट्स इस ऑर्डर में सब ऊपर नीचे कर देते हैं. पहले उनको सारे क्वेश्चंस फटाफट करने हैं, फिर उनको एक्यूरेसी चाहिए और स्ट्रैटेजीज पे कम ध्यान देते हैं. बट आई एम श्योर आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. आप पहले स्ट्रैटेजीज पे फोकस कर रहे हैं. पहले सीखिए, 10 से एक सवाल सीखिए. अगर आपने क्विकली एक वीडियो देखने के बाद सोचा कि मेरा वीडियो देख लिया बस अब मेरी 100% एक्यूरेसी आ जाएगी तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल है. 5 7 10 सवाल लगाइए खुद से अब्जॉर्ब करने के लिए कॉन्सेप्ट को, उसके बाद एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाएगी. एक बार एक्यूरेसी आ जाती है तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, टाइम मैनेज हो जाता है. ठीक है जी. सो विद दिस ज्ञान लेट्स स्टार्ट विद आवर पैरा कंप्लीशन वन शॉट. इसकी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी. इसकी रिक्वेस्ट इसलिए भी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि ज़्यादा महसूस हो रही है. यू नीड मोर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्योंकि ये नया आया है. सो देयर इज नॉट लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल. पर देखिए है मुश्किल नहीं. अब यहाँ पर आप अगर इस क्वेश्चन टाइप को देखोगे तो आपको एक ट्रेंड इमर्ज होता हुआ दिखेगा. क्या ट्रेंड है कि पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पे हमें बहुत फोकस करना है. अब पैरा जंबल था, पैरा समरी, अब उन्होंने पैरा कंप्लीशन कर दिया. यानी कि अल्टीमेटली कैट तो डेफिनेटली चाहता है कि वो चेक कर सके कि आपको पैराग्राफ की होलसम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है या नहीं. अगर नहीं होती तो क्वेश्चन सॉल्व करने ट्रिकी हो जाते हैं, पर अगर हो जाती है तो आप देखेंगे तीनों टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कजन्स ही है. राइट, दे बिलोंगिंग टू वन फैमिली. तो मोर और लेस यू विल सी that whatever rules we talk about, the strategies we talk about, they more or less overlap. तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम पहले इंटेंसिवली सारे रूल्स स्ट्रैटेजीज पढ़ लेंगे. अब आप मेरी थर्ड अगर वन शॉट देख रहे हो तो आपने रियलाइज कर लिया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं बताती. आई बिलीव दैट इट इज़ द टेस्ट ऑफ लॉजिक, राइट. और आप अगर लॉजिक समझ गए तो फिर आपको बहुत रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो हम पहले उन हैंडफुल ऑफ लॉजिक और रूल्स को समझ लेंगे. एक बार हमारा लॉजिक एस्टैब्लिश हो गया फिर हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. अब प्रीवियस ईयर में तो आई 2022 में है तो 2022 के सारे सवाल आज की क्लास में कर लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, आपको एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल का पता चल जाए एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू क्रैक दीज क्वेश्चंस इन योर एक्चुअल कैट एग्जाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज जूही नरूला. तो देखिए जब हम बात करते हैं पैरा कंप्लीशन की तो फिर अल्टीमेटली ये तो समझना पड़ेगा कि जब तक आपको पैराग्राफ इस केस में भी समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. अब आई एम श्योर आपने क्वेश्चन का फॉर्मेट तो देखा होगा. अगर नहीं देखा तो देखिए पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन वेरियस वेज, राइट. पर जो आपको तरीका मिल रहा है वो इजी है. आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, राइट इन द बिगनिंग ऑफ द डिस्कशन. क्वेश्चन स्टेम के बाद एक सेंटेंस दे देते हैं और पैराग्राफ में 4 पोजीशंस मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4. और आपसे पूछते हैं कि बताओ जो ये सजेस्टेड सेंटेंस है इसका बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ पर होगा. पोजिशन 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे, वो आपको डेसिफर करना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो अगर आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आया तो आप उस सेंटेंस को प्लेस नहीं कर सकते. प्लेसमेंट ऑफ द सेंटेंस कैन ओनली हैपन इफेक्टिवली इन द राइट फैशन वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, राइट. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि आप ये समझ लीजिए कि ऑथर क्या ओवरऑल कन्वे करना चाहता है. उससे क्या होता है, आपको मेन आइडिया आइडेंटिफाई हो जाता है, आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग क्या है, आपको ये समझ में आता है कि ऑथर स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर रहा है और फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे, राइट. तो ये सब कैसे कहानी बिल्ड होती है, ये कैसे आपकी रीजनिंग बिल्ड होती है, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लिया. क्योंकि पैराग्राफ छोटा है तो यहां पर जल्दबाजी मत करिए. जस्ट डोंट ट्राई टू रश टू प्लेस द स्टेटमेंट, राइट. हम हर बार कहते हैं कि आपको सेंटेंस पढ़ लेना है, उसके बाद अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपका जो प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन होगा वो क्विकर होगा. बट देयर इज नो
रश, क्योंकि अगर आप बहुत रश में क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं आप कोई छोटी डिटेल को मिस कर जाओगे जो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ रीचिंग टू द राइट आंसर। तो पहली सजेशन हमेशा यही कि पैराग्राफ समझ लीजिए, राइट। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, आइडेंटिफाई व्हाट इज द पॉइंट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक, राइट। क्या कन्वे करना चाह रहा है ऑथर, ऑथर का इंटेंट क्या है ऑफ राइटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग क्या है, व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चर, टोन एंड स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब देखिए अगेन फिर टोन कई बार हमें ओवरवेलमिंग लगता है क्योंकि पैराग्राफ छोटा है, तो आपको क्या करना है, आप टोन को ऐसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अब होता ऐसा है कि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, राइट। आपके पास कुछ 1-1.5-2 मिनट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टाइमर आपका चल रहा है, राइट। तो प्रेशर आपके पास पहले ही बहुत है। ऐसे में अगर आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने पैराग्राफ देखा और मुझे पैराग्राफ पढ़ते ही एक टोन कॉन्डेस्केंडिंग समझ में आ जाएगी या लॉडेटरी समझ में आ जाएगी या सिनिकल भी फॉर दैट मैटर समझ में आ जाएगी, फिर ये अनरियलिस्टिक गोल है ना। यू आर बीइंग टू हार्श ऑन योर ओन सेल्फ। कई बार व्हेन वी सेट अनरियलिस्टिक गोल्स देन वी आर इन अ वे पनिशिंग आवरसेल्व्स एंड वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, राइट। इसके लिए आप क्या करिए, आप होलिस्टिकली देख लीजिए कि पैराग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है या न्यूट्रल में जा रहा है। बस इतनी समझ बहुत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। उसके बाद अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि कैसे आइडियाज फ्लो कर रहे हैं, मतलब हाउ इज द ऑथर बिल्डिंग द डिस्कशन, राइट। अब कोई भी ऑथर का स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है कि कैसे वो अपने आइडिया को बिल्ड करता है। जो कॉमन पैटर्न हमें दिखता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉमन पैटर्न में सबसे पहले ऑथर एक जनरल आइडिया को इंक्लूड करता है और फिर उसके ऊपर डिस्कशन को बिल्ड करता है, यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट से ज्यादा प्रिसिशन की तरफ डिस्कशन आगे बढ़ेगा, राइट। सो दैट्स a general approach which is applicable most of the times but not always, right. So usually आप देखोगे कि broader statement है, definition से start किया, फिर उस concept को build करते करते discussion को एक logical end पे ले आए, right. So you have to see whether you are able to see any structure or how the ideas are flowing, what is that common thread that is running through the entire discussion. तो एक बार अगर आपको paragraph holistically समझ में आ गया, फिर तो ये चुटकी का खेल है, that's the emoji which is very popular these days, no. So that's how it happens. So just don't make it very difficult in your mind, right. अब दूसरा क्या है कि अब हमें अगर एक सेंटेंस को इंसर्ट करना है तो पॉसिबली क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक द डिस्कशन इंटेंस हियर, सो मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे के आपको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स उस टाइम एग्जाम में याद रखना इज स्लाइटली चैलेंजिंग, राइट। तो रिटेंशन भी नहीं हो पाता और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन होना भी डिफिकल्ट है। तो मोटा मोटा देख लेते हैं कि जो हम आइडिया इंसर्ट करेंगे वो क्या करेगा। अब जो आप आइडिया इंसर्ट कर रहे हो, ये पैराग्राफ है, यहाँ पे कुछ आइडियाज फ्लो कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पर आपको एक नया आइडिया इंसर्ट करना है, राइट। सो दिस इज द आइडिया। तो ये आइडिया दो तरह के काम कर सकता है मेजरली, राइट। पहला कि प्रीवियस आइडिया को बिल्ड करे, राइट। अब मैंने एक डिस्कशन स्टार्ट किया, मैंने आपको कहा कि देखो हमें ना कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, उसके बाद हमें एग्जाम्पल करना चाहिए। तो मैं अपने प्रीवियस आइडिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ और आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। तो आई एम बिल्डिंग ऑन द आइडिया, राइट। तो पहला क्या रोल हो सकता है कि आप प्रीवियस आइडिया को ही बिल्ड कर रहे हो, राइट। आप उसको ज़्यादा इलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हो, रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। कोई पर्सपेक्टिव ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक सिंपल सा गेम हो गया कि इज इट building on the previous idea. Now you can give it 100 names, you can talk about 100 relationships. I would refrain doing that because that unnecessarily complex makes the process of question solving complex. I would not want that. ठीक है। या फिर दूसरा रोल क्या हो सकता है, दूसरा ये रोल हो सकता है कि मुझे यहाँ पर आइडिया इंसर्ट करना है, तो ये जो इंसर्टेड आइडिया है वो मेरे अपकमिंग स्टेटमेंट के लिए, यानी उसके बाद वाले स्टेटमेंट के लिए एक बेस की तरह काम करे, राइट। ऐसा भी हो सकता है जैसे सेकंड इस स्टेटमेंट ने जो पहले पैराग्राफ में प्रेजेंट था उसने कह दिया द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी इज, तो यानी कि पहले वाला सेंटेंस बोलेगा दैट दिस थ्योरी हैज गॉट लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस, तभी तो फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट डिसएडवांटेज से स्टार्ट करेगा। आपको मेरी बात आ रही है समझ में। तो देयर कैन बी टू मेजर रोल्स, राइट। पहला तो प्रीवियस आइडिया को बिल्ड करना, या फिर जो अपकमिंग आइडिया है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है पैराग्राफ में उसी को ऑथर उसके लिए
लिए एक फाउंडेशन स्टेटमेंट या बेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. इट कैन बी अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ. इन सम केसेस अगर लास्ट में सेंटेंस प्लेस हो रहा है, राइट, तो आउट ऑफ द 4 पोजिशंस, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी. दे आर 4 पोजिशंस, राइट. एक पैराग्राफ में 4 नंबरिंग्स दे देते हैं, 1 2 3, और 4th वाली एंड ऑफ द पैराग्राफ में होती है. तो हो सकता है वो पैराग्राफ को एक लॉजिकली एक एंडिंग दे रहा हो, उसको कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हो. बस इतना ही रोल है, और इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकता सेंटेंस, राइट. तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कहानी में चल क्या रहा है, व्हाट द सेंटेंस शुड बी एक्चुअली डूइंग, वो कैसे पता चलेगा? जब आप उससे पहले और बाद वाला सेंटेंस पढ़ लोगे. अगर आपको पूरे पैराग्राफ का क्रक्स पता है, आपने जो ओरिजिनल सेंटेंस को है दिया गया उसको तसल्ली से पढ़ लिया, so you will see that these things will come very easy to you, right. उसके बाद आपको ऑफ कोर्स, अब आप कहोगे मैम ये कितनी बार बताओगे, हमको अब याद हो गया. मैं फिर भी बताऊंगी आपको, बिकॉज आई फील दैट दीज नोटिसिंग दीज वर्ड्स कैन बी अ गेम चेंजर. ये क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो ट्रांजिशन वर्ड्स, but yet, nonetheless, in spite, despite, however, furthermore, राइट, इनका ध्यान रखोगे आप, राइट. प्रोनाउंस रिप्लेसर्स होते हैं, तो प्रोनाउंस बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, राइट. ही शी दे देम, इनका ध्यान रखेंगे. डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस दैट दीज दोज है, ये भी बहुत हेल्प करेंगे. आप एक बार थोड़ा तसल्ली से देखने की कोशिश करोगे ना, कहीं कहीं आपको ये थोड़ा सा सिमिलर लगेगा इन अप्रोच as we did the parajumble questions, right. उसमें क्या होता है, मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, राइट. इसमें आपको क्या करना है, इसमें यू हैव टू लुक फॉर अ सेंटेंस दैट कैन बी इंसर्टेड, सो अ सॉर्ट ऑफ अ मैंडेटरी कॉम्बिनेशन कैन बी क्रिएटेड. इट्स जस्ट दैट द वे द क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड इज डिफरेंट एंड इट माइट साउंड इंटिमिडेटिंग, बट अल्टीमेटली लाइक आई सेड इन द बिगनिंग कि अल्टीमेटली अब वो क्या कर रहे हैं, कैट ने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है कि भाई बच्चे से पूछ लो कि पैराग्राफ उसको कितना स्ट्रांगली समझ में आ रहा है. उसी के डिफरेंट वेरिएशंस आपको प्रेजेंट कर रहे हैं इन द एक्चुअल एग्जाम, ठीक है. उसके बाद ये 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं जो आप ध्यान रखोगे. पहला, कंसिस्टेंट, राइट. जो आपका सेंटेंस इंसर्शन है वो इन सिंक विद द एंटायर फ्लो ऑफ आइडियाज हो. इसी को हम कहते हैं कि जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि आपको टोन आइडेंटिफाई हो जाए, आपको स्टाइल ऑफ राइटिंग पता चल जाए, मेन आइडिया आइडेंटिफाई हो जाए, स्ट्रक्चर पता चल जाए, ताकि जो इंसर्टेड स्टेटमेंट है दैट इज कंसिस्टेंट विद द एंटायर डिस्कशन, राइट. दूसरा पॉइंट क्या, प्रिसिशन, राइट. प्रिसिशन मतलब कोई वेग स्टेटमेंट ना हो या प्लेसमेंट वेग ना हो, राइट. इट शुड बी एट द राइट प्लेस डूइंग द राइट रोल, राइट. इट कैन नॉट बी इन एन एग्जैजरेटेड फॉर्म. वो तो खैर हो भी नहीं सकता क्योंकि आपको सेंटेंस प्रोवाइडेड है, तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. और कंसेशन मतलब क्रिस्प होना चाहिए, नेसेसरी सेंटेंस को बढ़ाना या लंबा करना या रिडंडेंसी यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, राइट. वो भी, ये वाले पॉइंटर्स भी आपको तब ज्यादा चाहिए होंगे जब आपको एक ब्लैंक दे दिया और 4 ऑप्शंस दे दिए. दिस कैन बी एन ऑल्टरनेट वर्जन बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इन द कैट पेपर, जिसमें आपको एक ब्लैंक दे दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए और एक ऑप्शन को उठा के कहा कि बताओ इसको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट प्लेस हो सकता है, तब आप ये कुछ रूल्स अप्लाई कर सकते हो, राइट. बस इतने से ही रूल्स हैं. यानी कि अगर मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दूं, पैराग्राफ को ढंग से समझना है और सेंटेंस का रोल आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या वो आइडिया को बिल्ड कर रहा है या अपकमिंग स्टेटमेंट के लिए एक बेस स्टेटमेंट की तरह बिहेव कर रहा है. और फिर आप डेमोन्स्ट्रेटिव्स, प्रोनाउंस और ट्रांजिशंस को ध्यान देंगे. बस अगर आपने इतने पॉइंटर्स का ध्यान रख लिया, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. करके देख लेते हैं, ठीक है. सो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो दिस इज, आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, राइट. So this is the sentence. I'll just mark it. It slightly looks overcrowded. The idea was to bring everything in the same slide ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सको. तो ये आपका बेस स्टेटमेंट है, तो इसको पहले अच्छे से पढ़ लो, स्टेटमेंट समझ लो, राइट. उसके बाद पैराग्राफ को रीड करो, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस. कैट 2022 स्लॉट 1. चलिए, अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आई एम श्योर आपको लगेगा टाइम, मे बी आई एम स्लाइटली बीइंग इम्पेशेंट हियर, तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेना
and then you can try this question. अभी let's do this together. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो मुझे प्रोवाइडेड सेंटेंस है मैंने इसको अच्छे से पढ़ा. ठीक है, इसको मुझे बहुत मन लगा के ध्यान से पढ़ना है, समझ लेना है सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है. तो सेंटेंस बोल रहा है हैविंग मेड सिटीजन्स मोर एंड लेस नॉलेजेबल देन देयर प्रेडिसेसर्स द इंटरनेट हैज प्रूव्ड टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स. तो आप स्टेटमेंट का नेचर देख रहे हो, बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स. तो सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरनेट ने यूजर्स के लिए ब्लेसिंग का भी काम किया, कर्स का भी काम किया. तो या तो क्या हो कि सेंटेंस शुरू में बिगिन हो और एक्सप्लेन करे हाउ इट हैज बीन बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, और आइदर द एंटायर डिस्कशन हैज हैपेंड एंड इन द एंड द ऑथर गिव्स अ कंक्लूजन. ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है आफ्टर सीइंग द सेंटेंस, बिकॉज इट इज सेइंग इट हैज एक्टेड बोथ एज अ ब्लेसिंग एंड एज अ कर्स. तो हम कोई जल्दी से किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचते. लेट्स रीड द पैराग्राफ नाइसली एंड देन वील डिसाइड. So let's start reading this. Never before has a population, nearly all of whom has enjoyed at least a secondary school education, been exposed to so much information, whether in newspaper and magazine or through YouTube, Google and Facebook. तो यानी इसने कहा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है. अब पहली प्लेसमेंट आई यहाँ पर, तो यहाँ पर कर्ज की तो बात नहीं हो रही, राइट. यहाँ पर तो कह रहे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो यानी फिटिंग द स्टेटमेंट एट पोजीशन 1 इज नॉट फीजिबल. तो इफ दिस इज नॉट फीजिबल लेट्स स्ट्राइक दिस ऑप्शन. बस यही करना है. डू इट पैरेलली सो दैट इट सेव्स टाइम. इन केस कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ट्रिकी है, पैराग्राफ ट्रिकी है एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, so then it is fine to read the entire paragraph. If you can do parallelly, wonderful, nothing like it. In case you are not getting the right confidence or you are still developing the understanding of the paragraph, just read the entire paragraph and then take a call. तो कोई hard and fast rule अपने लिए define मत करना यहाँ पर. ठीक है. Yet it is not, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन आ गया, ध्यान से देखेंगे. Yet it is not clear that people today are more knowledgeable than their barely literate predecessors. तो कह रहे कि इतनी नॉलेज है पर अभी भी ये कहना मुश्किल है, ये अनक्लियर है कि people are more knowledgeable than their barely literate predecessors. So that means they are still doubting it. कंटेम्प्ररी मतलब प्रेजेंट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी ऑफर्ड मोर सीरियस एंड इंक्विजिटिव मतलब ईगर टू नो मोर. इंक्विजिटिव स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जिनको और जानने की इच्छा होती है. ईगर टू लर्न और नो मोर. एक्सेस मतलब रीच टू realms ऑफ नॉलेज प्रीवियसली अनइमेजिनेबल एंड अनअवेलेबल. तो ये सेंटेंस भी कह रहा है कि अब आज के ज़माने में क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो जो स्टूडेंट सीरियस हैं और जो इंक्विजिटिव हैं उनके पास इतनी सारी एक्सेस है इंफॉर्मेशन की जो पहले आप सोच ही नहीं सकते थे या जो अनअवेलेबल थी. अगेन यहाँ पर जो बेस स्टेटमेंट था जो इंसर्ट करना था वो कर्ज की बात कर रहा था. अभी भी कर्ज तो कहीं आया ही नहीं ना. उसने तो कहा कि भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बेस सेटिंग करी, फिर उसने कहा कि पर ये बताना मुश्किल है कि क्या हम अपने पूर्वजों से ज़्यादा नॉलेजेबल हुए हैं नहीं हुए. और फिर कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट एडवांसेस हुए टेक्नोलॉजी में उन्होंने सीरियस और इंक्विजिटिव स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करी है नॉलेज प्रोवाइड करने में जो पहले अनअवेलेबल थी. यानी कि मेरे को ये टू भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लगता फॉर द प्लेसमेंट. But such readily available knowledge leads many more students away from serious study. यानी यहाँ पे उसने कर्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट. सो द रीडिंग ऑफ एक्चुअल टेस्ट एंड टूवर्ड्स एन इनएबिलिटी टू राइट इफेक्टिवली एंड ग्रामेटिकली. तो यहाँ पर एक चैलेंज आ गया, राइट. सो यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, नाउ देयर हैज बीन अ डिसएडवांटेज इंट्रोड्यूस. नाउ लेट्स रीड फर्दर. सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी हियर. एक बार लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं उसके बाद फाइनल कॉल लेंगे. It has let people choose sources that reinforce their opinion rather than encouraging them to question inherited beliefs. तो यहाँ पर देखिए whether there is this statement which I am marking or whether there is this statement, ये दोनों statements precisely क्या कर रहे हैं? दोनों ही statements डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, राइट. तो अगर हम स्टेटमेंट 3 को यहाँ पर लेके आ जाएं और कहते हैं कि जो हमारे पास इंटरनेट आया दैट हैज बीन प्रूव टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, उसके बाद हम एक और ड्रॉबैक की बात कर दें तो आप समझ रहे हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्कशन है वो नेगेटिवली हैम्पर होता है. अब अगर मैं फ्लो ऑफ आइडियाज देखूं तो पहला जो फ्लो ऑफ आइडिया में फर्स्ट सेंटेंस था उसने बात करी कि आज कल अभी लोगों के पास टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, राइट. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि कितना एक्सेस है, पर यहाँ पर बीच में एक स्टेटमेंट में डाउट रेज कर गए कि बट इट इज़ नॉट श्योर दैट पीपल आर
more knowledgeable than their predecessors, then how much technology is offering the information to the youngsters who are serious to study, right? पहले जो unavailable थी या unimaginable थी, फिर उसके बाद व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम. सो दोनों प्रॉब्लम्स की डिस्कशन कर लिया एंड एंड में कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दिया कि भाई आपको मोर और लेस नॉलेजेबल बनाने के लिए एज कंपेयर टू प्रेडिसेसर्स इंटरनेट ने कैसे काम करा है, ब्लेसिंग की तरह भी काम करा है और कर्ज की तरह भी काम किया है. तो अगर आपने एंड में इंसर्ट किया तो स्टेटमेंट 4 यानी कि बेस्ट प्लेसमेंट वुड बी इन द लास्ट, बिकॉज हियर यू आर प्रोवाइडिंग द डिस्कशन अ लॉजिकल एंड. आपको याद है जो मैंने वेरियस पॉसिबिलिटीज की बात करी थी, if you remember, we'll go to this slide concluding the paragraph. So this is one example where you can see that this sentence has concluded the entire discussion. So what was the function performed by this sentence? It was concluding the entire paragraph, isn't it? So that means it is done. So the correct answer to this question will be choice 4. तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले सेंटेंस को पढ़ा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करी, पैराग्राफ में पढ़ते गए और चेक करते गए कि प्रीवियस स्टेटमेंट या नेक्स्ट स्टेटमेंट से कोई कनेक्शन शो कर रहा है सेंटेंस. जहां पे हमें लगा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं, जैसे फर्स्ट और सेकंड तो हमने आउटराइटली इन द मोमेंटम ही एलिमिनेट कर दिया. 3 पे हम एक बार रुके, उसके बाद हमने सेंटेंस 4 पढ़ा. सेंटेंस 4 पढ़ने के बाद हमें लगा कि ये भी एक ड्रॉबैक है, तो बीच में कंक्लूजन देके फिर एक ड्रॉबैक को प्लेस करना इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. सो द बेस्ट प्लेसमेंट विल बी in the end where the discussion is being brought to a logical end, and that's precisely what the offered sentence is doing. मुश्किल तो नहीं था सेंटेंस, राइट? अगर आप देखोगे तो बहुत ही आसानी से हो गया, बस आपको दिमाग में रखना है कि आप कर सकते हो, राइट? अगर आप ही डाउट में रहोगे, आप ही सेल्फ बिलीफ नहीं रखोगे, फिर तो मुश्किल है ना गेम. चलिए, आई विल जस्ट स्टेप असाइड, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे. लेट्स रीड दिस नाइसली. चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. अगर मैंने इम्पेशंस दिखा दिया है तो माफ़ी, पर आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है? सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, उसके बाद इफ़ यू वांट यू कैन वॉच द एक्सप्लेनेशन, है ना? Easing the anxiety and pressure of having a big day is a part of the appeal of many couples who marry in secret. तो यहाँ पर ये सेंटेंस बोल रहा है कि ईजिंग मतलब एंग्जाइटी को रिलीज करना, कम करना, एंग्जाइटी और प्रेशर ना होना उनके बिग डे में, ये अपील करता है उन कपल्स को जो सीक्रेटली शादी करते हैं. तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं सेंटेंस को प्लेस करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि मैरिंग इन सीक्रेट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड ईजिंग एंग्जाइटी एंड प्रेशर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कपल्स हु ऑप्ट टू गेट मैरिड इन सीक्रेट. ठीक है, चलो अब हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. Wedding season is upon us, and after 2 years of COVID chaos that saw nuptials scaled back, you may think the temptation would be to go all out. तो ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि कोविड के बाद शादियां हो रही हैं तो अब टेम्पटेशन होगी कि भाई अब तो करो बढ़िया शादी. That's what the sentence is trying to say. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी उसने कहा नहीं कि लोगों को कोई एंग्जाइटी या प्रेशर है या मैरिंग इन सीक्रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ. तो वन इज नॉट अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी टू प्लेस दिस स्टेटमेंट, राइट? हम आगे पढ़ लेते हैं. बट इंस्टेड, तो यहाँ पर बट इंस्टेड इस पहले वाले सेंटेंस को और नेगेटिव जो फॉलोइंग सेंटेंस है इसको अच्छे से कनेक्ट कर रहा है. तो इन बिटवीन अगर हम इस सेंटेंस को इंसर्ट करेंगे तो ये सेंटेंस की कंटिन्यूटी और फ्लो ऑफ आइडिया को खराब करता है. तो हम एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं. But instead of expanding the guest list, many couples are opting to have entirely secret ceremonies. तो अब यहाँ पर secret wedding को introduce कर दिया. तो यहाँ पर आपकी आंख खुल जानी चाहिए कि यार secret ceremony मेन सेंटेंस में भी थी कि जो दूल्हा दुल्हन है उनको एंग्जाइटी और प्रेशर नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से वो सीक्रेट वेडिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या दे वांट टू गेट इनटू इट. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि कोविड के बाद शादियां होनी शुरू हुई तो पीपल वुड वांट टू गो आउट एंटायरली, बट इंस्टेड, बट व्हाट इज द ट्रेंड सजेस्टिंग, तो बट इंस्टेड पे आप फोकस करोगे ट्रांजिशन पे तो आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा, राइट? सो बट इंस्टेड में नॉट ऑलवेज हेल्प यू टू रीच टू द राइट आंसर, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द डिस्कशन इज फ्लोइंग, राइट? सो हम आगे पढ़ते हैं.
But instead of expanding the guest list, many couples are opting to have entirely secret ceremonies. So with COVID cases remaining high and the cost of living crisis meaning that many couples are feeling the pinch, it is no wonder some are less than eager to send out invites. तो एक possible reason दे दिया कि secret weddings क्यों हो रही हैं. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पॉसिबल रीजन है कि सीक्रेट वेडिंग्स का क्यों लोग ऑप्ट कर रहे हैं, और ये भी एक रीजन है सीक्रेट वेडिंग्स क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, राइट. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है, हम अभी कॉल नहीं लेते, हम यहाँ पे विगली लगा लेते हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी अच्छी है. इसके बाद हम रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राइट. वी अंडरस्टैंड कि एक रीजन है कि वाई पीपल आर वॉन्टिंग टू गेट मैरिड इन सीक्रेट, एंड this is one reason that they want to save on the cost, and the other reason is that they want to have less anxiety and pressure. अब आगे पढ़ते उसके बाद फाइनल कॉल लेंगे, और मेरे ख्याल से तो आप जब तक सारी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट ना कर दो तब तक चॉइस पे लेकर पुट अ विगली कि हाँ हो सकता है, बट लेट मी एलिमिनेट द अदर पॉसिबिलिटीज एंड देन आई विल मार्क माई आंसर, राइट. अब यहाँ पे आ गया ट्रांजिशन प्लस. सो नाउ कैन यू सी हम क्यों कहते हैं ट्रांजिशंस या फ्लो ऑफ आइडिया. जब हम बार बार कहते हैं फ्लो ऑफ आइडिया समझो, तो आप कहते हो फ्लो ऑफ आइडिया क्या होता है. यही होता है फ्लो ऑफ आइडिया कि वो रीजन बता रहा है कि व्हाई वन शुड मैरी इन सीक्रेट, एक रीजन. दूसरा रीजन यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो, प्लस इट कैन नॉट हर्ट दैट इन सेलिब्रिटी सर्कल्स गेटिंग मैरिड इन सीक्रेट इज ऑल द रेज. ऑल द रेज इज इट इज क्वाइट इन फैशन, right. So then this is a very promising place, right. Now let's read further कि हम बाकी आंसर choices को कैसे eliminate करते हैं, but then this is fitting in very nicely because the list is provided and the 3 reasons are given. अब आगे पढ़ के देख लेते हैं. I would definitely say that secret weddings are becoming more common, says Landis Bajer, the founder of a therapy practice which specializes in helping brides and grooms managing wedding stress. तो पहले आप wedding stress introduce करोगे, उसके बाद तो आप उसको relieve करने की कोशिश करोगे ना. पहले the problem has to come, then the solution will come. So you know there are certain places जहाँ पे references होते हैं जहाँ पे बात करते हैं कि problem solution हो सकता है, cause and effect relationship हो सकता है. तो वही मैं आपको building the idea या forming the base for the upcoming statement मैं आपको वैसे समझा रही हूँ. I'm just not getting into a lot of you know unnecessarily terms, but if you want you can see it's basically first the problem will come, then you'll offer a possible solution. People are looking for ways to get out of the spotlight and avoid the pomp and circumstance of weddings. They just want to get to the part where they are married. तो ये पूरा का पूरा उसका quote है, right? So this is entirely our opinion. तो 4 में उसके ओपिनियन के बीच में एक रीजन ले आए, दैट इज यू नो एब्सोल्युटली स्पॉइलिंग द रिदम ऑफ द डिस्कशन. 4 प्लेसमेंट हो नहीं सकता. एंड हियर स्टेटमेंट से पहले आप ये यू नो इसको इंसर्ट कर दोगे अगेन. You will see that immediately it cannot hurt celebrity circle, and then there is an opinion of an expert coming, so it is connecting better with this sentence, right? So the best placement will be sentence 2, right? So that's what you need to see. Question is really not difficult. Plus ने यहाँ पे बहुत important game खेला और ये 3 list देख के आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए let's move to the next question now. Try this. चलिए लेट्स डू दिस. सो यहाँ पर बोल रहे हैं मोस्ट वर फर्स्ट टाइम यूजर्स ऑफ अ टैबलेट एंड अ डिजिटल ऐप. तो जो मुझे सारे सेट में ऑल द PYQs दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि मोस्ट वर तो प्रीवियस स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा हु वर. सिंपल. यहीं पे अगर आप देख रहे हो ना कि कैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स और एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस कैसे काम करते हैं, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता. मोस्ट वर तो प्रीवियस स्टेटमेंट बताएगा ना कि हु वर यूजिंग द ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. सो कीप द सेंटेंस इन माइंड एंड नाउ लेट्स रीड द पैराग्राफ. आगे बढ़े. USP लाइज इन द इथनोग्राफिक रिसर्च दैट कॉन्स्टिट्यूटेड द फाउंडेशन ऑफ इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस. तो ये एक ऐप है जिसको क्रिएट कर रहे हैं. सो customization based on learning directly from potential users were critical, मतलब important थी. तो ये क्या कर रहे हैं कि they are customizing depending on who are the
पोटेंशियल यूजर्स, इन्हें पॉसिबली कौन इनको यूज करेंगे उसके बेसिस पे ऑथर कुछ कंक्लूड करेगा, राइट, और उसके बेसिस पे ऐप में चेंजेस कर रहे हैं. These were critical to consider to making this self-paced app suitable for both literate and non-literate audience. ठीक है, तो ये नहीं कि इसने explain करा कि आगे बढ़े, what is the process this the creators of this app are using in order to inculcate the right ways so that it is more usable to the people who are going to use it, right? तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी अगर हम इंसर्ट करें, इसको रख देते हैं कि हो सकता है, पर आप आगे बढ़ के देखते हैं क्योंकि मोस्ट वर फर्स्ट टाइम यूजर्स ऑफ द टैबलेट, तो अभी तो इन द बिल्डिंग स्टेज ये ऐप, राइट. तो एक बार हम आगे पढ़ के देख लेते हैं. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, सो वी विल कंसिडर दिस, राइट. वी विल नॉट जस्ट एलिमिनेट इट, वी कैन कंसिडर इट. अब आगे पढ़ते हैं. The user interface caters to a Hindi speaking audience who have minimal to no experience with digital services and devices. अब यहाँ पर प्रेजेंट में डिस्कशन चल रहा है. यूजर इंटरफेस केटर्स टू, और यहाँ पे बोल दिया मोस्ट वर फर्स्ट टाइम यूजर्स. तो आप देख रहे हो कि पास्ट में चला गया ये वाला सेंटेंस. सो इन टर्म्स ऑफ टेंस कंटिन्यूटी दिस इज नॉट फिटिंग इन. अब आगे पढ़ते हैं. सो टू तो हमने एलिमिनेट कर दिया. The content and functionality of the app are suitable for a wide audience. This includes youth preparing for an independent role in life or a student ready to create a strong foundation of financial management early in her life. तो मोस्ट वर फर्स्ट टाइम यूजर्स. प्रीवियस स्टेटमेंट में तो जो स्टूडेंट्स हैं वो वी हैव टू सी कि वो फर्स्ट टाइम यूजर्स थे ऐप के या नहीं थे. बट अगेन दिस सेंटेंस इज रनिंग इन द प्रेजेंट और वो सेंटेंस पास्ट में, तो इसका भी बहुत बढ़िया प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता. आगे पढ़ते हैं. Household members desirous of improving their family's financial strength to reach to their aspirations can also benefit. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ने एक्सप्लेन किया कि पॉसिबल क्या कस्टमर बेस है, राइट. who are the audience the app is trying to target. और क्वेश्चन आपको कहाँ सॉल्व होता मिला, यहाँ पर. we piloted मतलब we brought this app for people. आगे बढ़े इन अर्ली 2021 विद ओवर 400 women फ्रॉम रूरल एरियाज. तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट टाइम यूजर्स तो तब बनेंगे ना जब ऐप मार्केट में लॉन्च होगी, राइट. डू यू अंडरस्टैंड. तो यहां पर आप देखोगे कि इवन इफ यू वर ट्राइंग टू कीप दीज पॉसिबिलिटीज ओपन 1 2 3, यू नीड टू अंडरस्टैंड पहले दो स्टेटमेंट्स ने क्या है आप उसको समझाया एंड हाउ द कस्टमर्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, या उनकी यूजर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फिर जो आपकी ऐप है पायलट हुई, एक बार ऐप पायलट होगी उसी के बाद तो यूजर्स बनेंगे, वो तो पोटेंशियल यूजर्स हैं. यहां तक पूरे के पूरे पैराग्राफ में पोटेंशियल यूजर्स है, मतलब जो पॉसिबली ऐप को यूज कर सकता है. बट वंस द ऐप इज देयर इन द मार्केट देन ओनली यू विल फाइंड द फर्स्ट टाइम यूजर्स, राइट. सो हियर द एंटायर पैराग्राफ द कैच वाज दैट आर यू एबल टू डिकोड दिस वर्ड वी पायलटेड. आगे बढ़े इन अर्ली 2021 with over 400 women from rural areas, and then you insert this statement that most were first time users. So once the app is piloted, it is brought in the market, then you will find the users. So this is where the logic had to be used in decoding this question. So the correct answer is going to be D. तो शुरू में जब students questions करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अगर टेंसेस का कॉन्सेप्ट उस टाइम नहीं क्लिक कर रहा. तो दैट इज द रीजन, जैसा मैंने कहा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए. एक बार आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आ जाएगा कि भाई दिस वाज द ऐप, देन दे वर ट्राइंग टू सी हु कैन बी द पोटेंशियल यूजर्स, देन दे पायलटेड इट, एंड देन once the app is there then only the users will actually come, right. So this was a very logical question. If you will see, they are just trying to understand that are you able to trace logic through the words. So we'll pick D as the final answer. So like I told you, पूरे सेट में हर स्लॉट में 2 सवाल आए थे. ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा लॉजिक ड्रिवन क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस.
So let's see this. Let's read the first sentence. This was years in the making, but fast tracked during the pandemic when people started being more mindful about their food. He explained. प्रोनाउन तो पहले रेफरेंस नाउन होना जरूरी है, तभी तो प्रोनाउन को यूज करेंगे. प्रोनाउंस आर व्हाट? प्रोनाउंस आर रिप्लेसर्स, राइट? तो पहले अगर आप प्रोनाउन यूज करो तो उससे पहले आपको नाउन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो हम इसको पढ़ के देखते हैं. For millennia, ghee has been venerated मतलब which is looked up to, मतलब जो बहुत बढ़िया समझा जाता है. Staple of the subcontinental diet, but it fell out of favor a few decades ago when saturated fats were largely considered to be unhealthy. तो ये तो आपको पता ही होगा, दादी, नानी, मम्मी, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो कह रहे हैं कि पहले एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट घी एंड नाउ लास्ट फ्यू डेकेड से उसको अनहेल्दी कंसिडर किया गया. बट मोर रिसेंटली, तो अब यहाँ पे ही एक्सप्लेन हु इज ही, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो वन ऑप्शन तो क्लियरली डिस्कार्ड हो गया. जहाँ पे क्लियरली होता है वहां करिए, पर जहाँ पे नहीं हो पा रहा, या जहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, डोंट push yourself to take that decision. That's something crucial. ठीक है? But more recently, as the thinking around saturated fats is shifting globally, Indians are finding their own ways back to the ingredient that is integral to their cuisine. अब second पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर भी he said तो पहले who said, ये तो introduce हुआ ही नहीं, तो भाई second तुम भी चले जाओ, right? अब आते हैं for कर्माकर. तो कर्माकर भाई साहब आ गए हैं यहाँ पर. A renewed interest in ghee is एम्ब्लमेटिक, एम्ब्लम से वर्ड बना है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ रिटर्न टू बेसिक मूवमेंट्स इन इंडिया. तो अब उनका ओपिनियन, ही हैज गिवन एन ओपिनियन. अब अगर आप देखोगे, दिस मूवमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओवरऑल ट्रेंड टुवर्ड्स स्लो फूड. So in keeping with the movement philosophy, ghee can be produced locally and has inextricable cultural ties. अब उसके बाद कर्माकर साहब बिल्कुल एब्सेंट हो गए डिस्कशन में, राइट? बाद में अगर आप यहाँ से सेंटेंस देखोगे, इधर तक कर्माकर साहब कहीं आए नहीं, तो यानी कि उनका ओपिनियन यहीं पे बेस्ट फिट इन हो सकता है. ये तो बहुत ही लॉजिकल है कि एक सर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उनका पूरा ओपिनियन बिल्ड करो और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाओ. तो 3 भाई आपकी तो सॉलिड पॉसिबिलिटी है, राइट? फिर आपने आगे पढ़ लिया कि दिस movement is a part of overall trend towards slow food. In keeping the movement philosophy, ghee can be produced locally and has inextricable cultural ties. At basic level, ghee is a type of clarified butter. फिर वो घी को ही एक्सप्लेन कर रहा है. तो 4 भी कोई प्लेसमेंट नहीं हो सकता, राइट? कि डिस्कशन घी कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, उसके बीच में ही सेड दिस, सो दैट विल मेक द एंटायर डिस्कशन एब्सर्ड. तो जो हम बार बार कहते हैं ना, फ्लो ऑफ आइडियाज खराब हो जाता है, तो 4th भी नहीं हो सकता. तो सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ प्रोनाउन के बेसिस पे क्रैक हो गया, एंड सी इज द आंसर. इजंट इट सच अ क्विक क्वेश्चन, राइट? मैं आपको यही कह रही हूँ कि एक बार आपने छोटे छोटे क्लूज पकड़ने सीख लिया, सो देन द entire process of solving VARC questions would really become easy. एक तो फियर हटाना है, क्योंकि ज्यादा बैरियर तो यहीं पर है, राइट? मैं बार बार आई थिंक हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद ये कह देती हूँ कि द क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली डूएबल. इट इज जस्ट दैट यू नीड टू फॉलो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इन माइंड, ओनली अ फ्यू, नॉट टू मेनी, एंड बी एज रैशनल माइंडफुल एज यू कैन पॉसिबली बी. ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, सो लेट्स रीड दिस. दिस हैज मेंट, व्हाट हैज मेंट? डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है? अब आप कहते हो ना मैम बार बार एक पॉइंट को क्यों कहते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सो दिस हैज मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड अ वाइड स्केल रिटर्न टू ऑफिस माइट लुक लाइक इन प्रैक्टिस. मोर और लेस कोविड के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हुए थे. अब आप समझ सकते हो, बहुत ही लेजिट रीजन है ना? तो दिस हैज मेंट, तो समथिंग दैट इज लीडिंग टू अनसर्टेनिटी, राइट? तो अब जहां पे ये क्लू बेस्ट फिटन हो गया, वो आपका आंसर हो जाएगा. फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, जल्दी नहीं लेंगे. अगर कॉल लेने की जल्दी मत करिए. पॉसिबिलिटी दिखती है जरूर रखिए, एलिमिनेट होता है जरूर करिए. अनसर्टेनिटी है तो इट इज फाइन, एंड तक पहुंच के कहानी क्लियर हो जाती है. ठीक है,
Bringing workers back to their desk has been a rocky road for employers and employees alike. The evolution of pandemic has meant that best laid plans have often not been materialized. But this has meant a lot of uncertainty. तो यहाँ पर तो uncertainty इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, राइट, कि अभी उसने कहा कुछ चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हुई है, तो ये तो बहुत प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लगती प्लेसमेंट। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए the flow of workers back in the office have been more of a trickle than a steady stream। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम को रेज कर दिया कि स्टेडी स्ट्रीम मतलब इट्स नॉट फ्री फ्लोइंग, इट इज ट्रिकी, इट इज डिफिकल्ट। अब अगर यहाँ पे बोलो कि हाउ, बिकॉज देर इज a lot of uncertainty around a wide scale return to office might look like in practice, तो ये एक possibility हो सकती है। और यहाँ पे आया ट्रांजिशन येट, तो ये देखो कि येट इस स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट होता है, अगर पढ़ के देखते होता है तो वी विल कीप दिस। येट while plenty of companies are still working through their new policies, some employees across the globe are now back at the desk whether on a full time or hybrid basis। that means they are trying to figure it out। तो ये जो yet वाला negative transition word है वो connection देता है, right, statement टू और the following statement। तो आप देखो कि previous statement से भी connection show कर दिया कि उसने कहा कि now it is not a steady stream, it is tricky। and how it is tricky कि भाई ये तो अभी uncertainty है क्योंकि there is nothing very steady, and then it is saying though it is difficult but then some employees are returning back to the desk, so this is a positive। so yes, 2 looks promising। अब आगे बढ़ते हैं। That means we are beginning on to get some clarity। तो beginning clarity तो तभी आएगी when they are trying to solve the problem। तो यहाँ पर तो clarity आ रही है, यहाँ पर आप uncertainty को नहीं introduce कर सकते, तो 3 आप आसानी से discard कर सकते हो। ठीक है, वी आर बिगनिंग टू गेट सम क्लैरिटी ऑन व्हाट रिटर्न टू ऑफिस मीन्स, व्हाट्स वर्किंग एज वेल एज व्हाट हैज येट टू बी सेटल्ड। अगेन वी आर trying to come to this point that we are trying to trace certainty or clarity, उसके बाद लास्ट में भी uncertainty place करना does not make sense। so the correct answer is going to be B in this case। ठीक है, चलिए now let's come to the next question। could you please read this, then we will discuss। So I'm sure you have read this। चलिए let's start solving this। तो हम पढ़ लेते हैं सेंटेंस को पहले। When people socially learn from each other, they often learn without understanding why what they are copying the beliefs and behaviors and technologies and know how works। ठीक है, तो द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से कि अगर लोग सोशली एक दूसरे से सीखते हैं तो वो दे डू नॉट try to understand why they are copying something, why they are learning something or imitating something from others। so that means that reasoning is still not clear, right। चलिए, so now let's read the paragraph। The dual inheritance theory says that inheritance in itself is an evolutionary system, मतलब it is an evolving thing। ठीक है, अब राइट इन द बिगनिंग, तो पहले हम क्या करें, पहले थ्योरी को तो इंट्रोड्यूस करें। राइट इन द बिगनिंग ये एक्सप्लेन तो नहीं कर ली कि व्हाट इज द थ्योरी, दिस इज तो अ वेग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी। तो यानी कि ये पोजीशन तो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, राइट। अगर तो ये स्टेटमेंट समझा रहा होता कि भाई ड्यूअल इनहेरिटेंस थ्योरी ये है, but dual inheritance theory says that inheritance is itself an evolutionary system। it has variation। what makes us a new kind of animal and so different and successful as a species is we rely heavily on social learning, right। तो social learning का पहले concept तो लाओ, फिर तो build करेंगे ना कि when people are learning they probably are not putting much of their mind, right। so first definitely can be easily ruled out। अब आगे पढ़ते हैं।
where socially acquired information is effectively a second line of inheritance, the first being our genes. तो पहले तो तुम्हारे genes है, फिर क्या क्या तुम socially acquire कर रहे हो, right? So now let's come to the statement. तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जब लोग socially learn कर रहे हैं, जब socially learn करते हैं तो they learn without understanding कि why they are copying something. So yes, it's looks connected to the previous idea. एक possibility है कि आंसर हो सकता है. अब आगे पढ़ते हैं. People tend to home in on who seems to be the smartest and most successful person around, as well as what everybody seems to be doing. The majority of people have something worth learning. So then that is building on the idea. Can you see? So statement 2, if inserted, shows connection to the previous idea where they have already introduced that what socially learning means, and the following idea which is coming after it, right, the upcoming statement is talking about, you know, adding more insertion to the, adding more value to the discussion. So yes, 2 is a possibility, strong possibility. Now when you say, when you repeat this process over time, you can get around the world cultural packages, beliefs, behavior or technology or other solutions that are adapted to local conditions. People have different psychologies effectively. तो यहाँ पे तो सोशल लर्निंग आ नहीं सकता, ये भी क्लियरली एलिमिनेट हो गया. तो 1 और 4 के एलिमिनेशन में आपको फाइट आएगी नहीं. अगर आप 3 को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले डिस्क्रिप्शन आ गया सेंटेंस का, फिर बेस स्टेटमेंट आ रहा है. सो अगेन इट इज disrupting the flow of discussion. So 3 again is an ill fit. So what is the best possible option? Choice 2. ठीक है जी. So this brings us to the end of the discussion, right? I hope you really enjoyed solving all the questions of para completion. ध्यान रखिए, they are just few rules. जितना mindful होके करेंगे, observant होके करेंगे और associate करके करेंगे, flow of idea समझ के करेंगे, उतना आपका question solving का पूरा process आसान हो जाएगा. So stay consistent, work very very hard. मेरे पापा कहते हैं जब भी काम करो उसमें जी जान लगा दो. आप भी बिल्कुल लगा दो. Wish you all the best. विजयी भव. Take good care of yourself.